हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। हमने लास्ट साइकोलॉजी की लास्ट क्लास में चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। और इस चैप्टर के अंदर हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, कंप्लीट इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था। साथ ही साथ हमने इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एक दूसरे से कैसे डिफ़र करते हैं, कैसे अलग होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने ली थी। इसके अलावा हमने ये पढ़ लिया था लास्ट क्लास के अंदर कि एक एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है इंटेलिजेंस के ऊपर में। तो चलिए वहीं से कंट्रीब्यूट करते हैं, सॉरी हाँ वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि सभी ने कंट्रीब्यूट किया है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी की फील्ड में। अच्छा हाँ, एक और चीज़ हमने लास्ट क्लास में कवर की है, और वो क्या स्टार्ट किया था, क्या कवर किया था कि इंसान के इंटेलिजेंस को, यानी कि उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी को नापने का, मेज़र करने का, टेस्ट करने का, असेस करने का हमारे पास क्या तरीका होता है। तो हमने एक ऑब्जेक्टिव देखा था और एक सब्जेक्टिव देखा था। वहीं पर हमने लास्ट क्लास को एंड किया था। अब यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इंटेलिजेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन है, अल्फ्रेड बिनेट की डेफिनेशन है। तो अल्फ्रेड बिनेट जो है, ये एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक डेफिनेशन क्रिएट की है, जो कि अपने आप में बहुत बहुत कंप्लीट डेफिनेशन है। नॉइज़ बहुत हो रही थी, मैंने नॉइज़ थोड़ी कम कर दी है। बहुत कंप्लीट साइकोलॉजिस्ट हैं और मैंने ये कोशिश की है कि इंटेलिजेंस की 4 डेफिनेशन ना दे करके सिर्फ एक डेफिनेशन दिए, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो। मैं चीज़ों को मुश्किल नहीं करना चाहता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये क्या कर दिया है। ठीक है, बहुत सारे डेफिनेशंस हमारे पास होती हैं, 5-6 डेफिनेशंस होती हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी सारी डेफिनेशंस को याद करके कोई फायदा नहीं होता है। एक डेफिनेशन याद कीजिए, छोटी हो, सिंपल हो, इतनी स्ट्रांग हो कि आंसर्स में लिखी जा सके। तो आइए देखते हैं, अल्फ्रेड बिनेट जो है साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजिकल स्कॉलर भी हैं, वो क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस क्या चीज होती है। ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। 3 चीजें हैं और बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, बहुत आसान डेफिनेशन है कि एक इंसान की एबिलिटी जज करने की। जज करने का मतलब ये नहीं कि किसी के कैरेक्टर को जज करते फिरते हैं। जज करने का मतलब इस तरह समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल के नेट में आप हैं, और वॉलीबॉल के नेट में जैसे ये वॉलीबॉल का नेट है, ठीक है, ये पोल है, ये पोल है और ये पोल है, यहाँ पर बीच में नेट है, ये नेट है। तो अब इस टीम ने सर्विस की है, इस टीम का सर्विसमैन ने क्या किया है, सर्विस की, यानी बॉल को यहाँ से फेंका है इस टीम के लिए। तो अब बॉल को ऐसा लग रहा है कि बॉल बाहर आएगी, अगर बाहर आएगी तो इनका पॉइंट है, अंदर अंदर आके गिरेगी तो इनका पॉइंट है, इस वाली टीम का पॉइंट है। तो जो प्लेयर यहाँ पर खड़ा होगा इस पॉइंट पर, यानी कि जो इस टीम का सर्विसमैन होगा, उसको जज करना पड़ेगा कि बॉल अंदर है या बाहर है। यानी सही टाइम पर सही चीजों का डिसीजन लेना, ये क्या कहलाता है, जज करना। किसी यहाँ पर जज करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि किसी के कैरेक्टर को और किसी इंसान को बैठ करके हम जज कर रहे हैं। जज करने का मतलब क्या हुआ कि सही और गलत के बीच में फैसला करना, सही टाइम पर सही डिसीजन लेना, सही कॉल करना इज कॉल्ड टू एबिलिटी टू जज वेल। देन अंडरस्टैंड वेल, सही तरीके से चीजों को समझना। कई बार हम समझने में गलती करते हैं, अगर यहाँ पर प्लेयर समझने में गलती करेगा तो जज भी गलत करेगा। इसीलिए जज सही करने के लिए अंडरस्टैंड सही करना, यानी समझना सही बहुत जरूरी है। एंड देन रीजन वेल, अगर रीजन का मतलब लॉजिक वहां पे लगाइए, कोई बिना मतलब की, बिना सर पैर की बात नहीं होनी चाहिए। जो भी जवाब इंसान दे रहा है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। बिना रीजन के बात किसी काम की नहीं रहती है। 3 पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं? एबिलिटी टू जज वेल, पहला जज करना, दूसरा समझना, तीसरा रीजन देना उसके पीछे। यानी कि ये इस प्लेयर को ऐसा लगा कि बॉल हवा में ड्रिफ्ट हो गई है, इस वजह से बाहर गिरेगी। ये उसके समझने का रीजन था
कि बॉल बाहर गिरेगी, यानी फर्स्ट थिंग इज टू रीजन वेल एंड देन उसने समझा, दैट इज अंडरस्टैंड वेल, समझ करके सही डिसीजन लिया, दैट इज जज वेल। उसने जज कर लिया कि बॉल बाहर आएगी, उसने रोज अपनी जगह पे खड़ा रहा और बॉल को बाहर गिरने दिया, इससे उसकी टीम को पॉइंट मिल गया। ठीक है ना। इसी तरह क्रिकेट में एक बैट्समैन खेल रहा है, वो अंदाजा लगा लेगा, उसको रीजन लगेगा कि बॉलर ने बॉल को इस तरह से पकड़ रखा है, हो सकता है बॉल इन स्विंग हो जाए, तो बॉल इन स्विंग क्यों होगी इसका रीजन बैट्समैन को पता है, यानी कि रीजन पता है तो बॉल को समझ गया, बॉलर को समझ गया, मतलब अंडरस्टैंड वेल हो गया। जब अंडरस्टैंड वेल हो गया तो क्या अच्छा हो गया, जज अच्छा कर लेगा। जज अच्छा करेगा, अगर देखेगा कि बॉल इन स्विंग है तो जरूरत पड़ने पर वो डक भी कर सकता है, जरूरत पड़ने पर वो डिफेंस भी कर सकता है, जरूरत पड़ने पर वो फ्लिक भी कर सकता है। वॉटएवर जो शॉट की जरूरत है वो वैसा शॉट खेल लेगा, लेकिन तीन चीजें जरूरी हैं। तो अगर किसी इंसान के अंदर ये तीनों चीजें सही मात्रा में होती हैं तो हम उसको इंटेलिजेंट कह लेते हैं। लेकिन मेरे पर्सनल व्यूज में हर इंसान अपने आप में इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस का जो पैमाना है, जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हर साइकोलॉजिस्ट के नजदीक अलग अलग है, हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। आप देखेंगे जो इंसान पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, बिल्कुल पूरी तरह अनपढ़ होता है, उस इंसान के अंदर भी ये क्वालिटी पाई जाती है कि वो इंसान क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना पढ़ते हुए भी बहुत अच्छा जज भी किया, बहुत अच्छा अंडरस्टैंड भी किया, बहुत अच्छा रीजन भी दिया है। इंटेलिजेंस का पढ़ाई से कोई खास लेना देना नहीं है, बहुत सारे इंसान बिना पढ़े लिखे भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। देन इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरीज हैं। क्या थ्योरी है? सबसे पहले हम साइकोमेट्रिक अप्रोच देख लेते हैं। साइकोमेट्रिक अप्रोच कोई थ्योरी नहीं है। जब हम थ्योरीज पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें एक अप्रोच है साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्रिक का मीनिंग हर उस स्टूडेंट को पता होगा जिसने 11वीं क्लास में साइकोलॉजी पढ़ी है। इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं बताने जा रहा हूं कि साइकोमेट्रिक का मतलब क्या होगा, क्योंकि आप 11वीं क्लास की साइकोलॉजी पढ़ कर के आए, एक टीचर ये उम्मीद कर सकता है, ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि हाँ इसको ये मीनिंग पता होगी। सो साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या कहता है? इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। बहुत सिंपल सी बात है। ये कहता है कि इंसान की सारी एबिलिटीज, इस तरह की सारी एबिलिटीज जब एक जगह जमा हो जाती है, एग्रीगेट कहते हैं जमा होना, समग्र, हिंदी में समग्र कहेंगे, एक जगह जमा हो जाती हैं तो उसको हम इंटेलिजेंस कह लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, वही बात है जो हमने यहाँ कही, बहुत सिंपल है। अब इसके अंदर एक थ्योरी आती है, थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ये क्या है भाई? ये क्या चीज है? थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ये किसने प्रपोज की? लुइस टर्नस्टोन ने प्रपोज की। इन्होंने कहा कि एक इंसान के अंदर 7 तरह की खूबियां मौजूद होती हैं, 7 तरह की एबिलिटीज मौजूद होती हैं बेसिकली, और उन 7 एबिलिटीज को जमा करके हम किसके बारे में पता लगा सकते हैं? हम इंटेलिजेंस के बारे में पता लगा सकते हैं। अब वो 7 चीजें क्या क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। किसने प्रपोज किया, यानी इस थ्योरी के जो फादर हैं वो कौन है? लुइस टर्नस्टोन। कंप्राइजेज ऑफ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। मैंने प्राइमरी ऊपर से लिखा है क्योंकि इसके बिना ये थ्योरी कुछ भी नहीं है। द वर्ड प्राइमरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बाद में आप लोग भी या कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि क्या इंसान के अंदर सिर्फ 7 क्वालिटीज हैं? नहीं, 7 एबिलिटीज हैं जिनको हमने प्राइमरी कहा है। उन प्राइमरी एबिलिटीज को जब जमा कर देते हैं, एग्रीगेट बना देते हैं, वो सारी की सारी एबिलिटी जब जमा हो जाती है तो क्या बन जाती है? वो बन जाती है इंटेलिजेंस। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई 8वीं एबिलिटी नहीं है, हमने इनको प्राइमरी स्टेज पर माना है। और वो कौन कौन सी है समझते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर है। पहली क्या है? वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। बहुत अच्छी बात है, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन नाम से ही क्लियर है कि वर्ड्स को समझना, यानी कि वर्बल वर्ड्स को, उनके यूजेज को, यानी कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि कोई भी एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें हर हाल में एटलीस्ट 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जीवन होता है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपकी वर्बल कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी चेक की जाए कि आप कुछ लिखी हुई चीजों में से पढ़ करके कैसे आंसर कर पाते हैं क्वेश्चंस को, यानी वो चीजें आप कितना समझ पा रहे हैं और उस समझी हुई चीज से कितने क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं। दैट इज योर वर्बल कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी। यानी वर्ड्स के एग्रीगेट को, सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को, एक पूरे आर्टिकल को किस तरह आप समझते हैं, आपकी कैसी एबिलिटी है, उसमें आप कितनी महारत रखते हैं। दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी। व्हाट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी? नाम से ही क्लियर है। आप ये भी देखते होंगे कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिससे कि यह पता लगाया जा सकता है कि स्टूडेंट के अंदर वर्ड्स की कितनी समझ है।
सॉरी, नंबर्स की कितनी समझ है। वर्ड्स की समझ तो यहाँ आ गई, नंबर्स की कितनी समझ है। नंबर्स के खेल में किस तरह उसका दिमाग उलझता है या सुलझता है, कैसे डील करता है। क्या वो नंबर्स देखते ही एकदम से पगला जाता है, एकदम से बौखला जाता है? क्या नंबर्स देखते ही वो खुश हो जाता है? क्या नंबर्स को इजीली सॉल्व कर पाता है? क्या वो अपना अपना कूल खोता है वहां पर? क्या वो कैसा बिहेव करता है? ये सब कुछ देखना होता है एक इंसान की न्यूमेरिकल एबिलिटी को देखने के लिए। ठीक है, दो चीजें हो गई, बहुत क्लियर है, हर स्टूडेंट समझ सकता है। तीसरी क्या है, स्पेशियल एबिलिटी। आप लोग, हो सकता है कोई स्टूडेंट सोचे कि SPECIL, स्पेशल को मैंने स्पेशल लिख दिया। नहीं, स्पेशियल लफ्ज बना है स्पेस, ये वाला इस स्पेस से, और इस स्पेस का मतलब जो होता है, मतलब वही स्पेलिंग है जो स्पेस की होती है, लेकिन यहाँ पे स्पेस की जो मीनिंग है, स्पेशल एबिलिटी की मीनिंग निकाली गई है इमेजेस एंड पैटर्न्स। आपने देखा होगा जितने भी एग्जाम्स होते हैं, मोस्टली एग्जाम्स में वेन डायग्राम्स आते हैं। इस इन 3 इमेजेस का फोर्थ वाले से क्या कनेक्शन है, या इन 3 इमेजेस को कंटिन्यू करके इनमें से कौन सा फोर्थ इमेज होगा, ये देखना। पैटर्न की कितनी समझ है एक स्टूडेंट के अंदर, इमेजेस की कितनी समझ है एक स्टूडेंट के अंदर, यानी कि पहली वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, दूसरी न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरी स्पेशियल एबिलिटी, यानी इमेजेस और पैटर्न्स को देख करके क्या सॉल्व कर पाता है, कितना सॉल्व कर पाता है, ये सारा देखना एबिलिटी जो होती है वो स्पेशियल एबिलिटी कहलाती है। फोर्थ वन इज परपेचुअल स्पीड। परपेचुअल स्पीड बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम इस जगह परसीविंग भी यूज कर सकते हैं। एक इंसान कितनी जल्दी नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर रहा है, कितनी जल्दी वो समझ पा रहा है, उसके इंफॉर्मेशन को अपने अंदर लेने की स्पीड क्या है। ये इस तरह समझ सकते हैं कि किसी 30 स्टूडेंट्स की क्लास के अंदर एक टीचर ने एक कॉमन टॉपिक सबको पढ़ाया। अब हो सकता है 3-4 बच्चों को अगले दिन वो याद रहे, 3-4 बच्चे शाम में ही भूल जाए, 4-5 बच्चे उसी वक्त भूल जाए, और कुछ बच्चों को समझ ही ना आया। तो ये इससे प्रूव होता है कि क्लासरूम के अंदर हर एबिलिटी के स्टूडेंट्स होते हैं और हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये बहुत सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि परसीविंग इंफॉर्मेशन स्पीड कितनी है, किस तरीके से समझ पाते हैं और कितनी देर तक माइंड में रिटेन कर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि आमतौर पर सारे एग्जाम्स में 6th क्लास की मैथ्स पूछी जाती है, 7th क्लास के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक इंसान जिसने ग्रेजुएशन कर ली हो, वो मास्टर्स का एग्जाम दे रहा है, एंट्रेंस एग्जाम, और उससे क्या पूछा जा रहा है, 6th क्लास की मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखना ये है कि ये अपने परपेचुअल स्पीड में जाकर के, यानी सॉरी सही परपेचुअल स्पीड में जाकर के उस इंफॉर्मेशन को जो उसने एक अरसे पहले पढ़ी थी, उसको कैसे रिकवर करके यूज कर रहा है, उसकी एबिलिटी क्या है, ये देखना कि क्या वो क्या उसके दिमाग में अभी भी वो चीजें हैं या वो खाली हो चुकी है। फिफ्थ वन इज मेमोरी लर्निंग एंड रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन। ये इससे बहुत मिलता जुलता है। मेमोरी देखना, चेक करना कि इसकी मेमोरी कैसी है, रिकॉलिंग पावर कैसी है। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो बिल्कुल बचपन से जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो रिसेंट पढ़ा होता है। तो देखना ये होता है कि कब की पढ़ी हुई चीज कितनी याद है। यहाँ क्या था, यहाँ स्पीड की बात हुई थी, यहाँ क्या है, मेमोरी की बात हो रही है। छठा देख लेते हैं, 6th वन इज इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, देख लेते हैं भाई। बेस्ड ऑन फैक्ट्स टू डिराइव रिजल्ट्स। एक ऐसी रीजनिंग, ये रीजनिंग आप कह सकते हैं, आप लोग कहते हैं ना यार ये ब्लड रिलेशन क्यों करवाते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि ये जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जिनमें एनालॉजी भी होता है, जिनके अंदर ये कोडिंग डिकोडिंग भी होता है, ब्लड रिलेशन भी होता है, डिस्टेंस भी होता है, टाइम एंड स्पीड भी होता है, इस तरह के क्वेश्चंस जिससे कि एक लॉजिक लगाए इंसान, यहाँ पर क्या लगाएगा, लॉजिक लगा करके फैक्ट का यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा या शायद पढ़ा भी हो कि एक बॉडी, एक फिजिकल बॉडी है, यहां से सूरज की रोशनी पड़ रही है तो परछाई कैसे होगी, इधर से सूरज की रोशनी पड़ रही है तो परछाई कैसे होगी, इधर से पड़ रही है तो परछाई कैसे होगी, और पीछे से पड़ रही है तो परछाई कैसी होगी। अब सवाल आ जाएगा कि एक लड़का है जिसका नाम है डोरेमोन, ठीक है, डोरेमोन चल रहा है 30 किलोमीटर सीधा सीधा चल गया, हालांकि नहीं चला है, उसके पास गैजेट है, गैजेट का इस्तेमाल करेगा और 30 किलोमीटर भाग जाएगा। मान लेते 30 किलोमीटर चल रहा है, जब चलना शुरू हुआ था तो उसकी परछाई नॉर्थ में थी। कहाँ थी, नॉर्थ में थी। अब जब मंजिल तक यानी अपने डेस्टिनी तक पहुंच गया है तो उसकी परछाई कहाँ हो रही है, साउथ की तरफ हो रही है। तो अब ये बताइए कि उसकी खुद की डायरेक्शन क्या है,
या फिर ये बताइए कि उसकी उसकी वो सूरज इस वक्त किस तरफ है, या वो ये बताइए कि उसकी परछाई कहाँ पड़ेगी। इस तरह के क्वेश्चंस जो भी होंगे, अगर लर्नर ठीक ठाक सा होगा तो फैक्ट यूज करेगा, ध्यान से फैक्ट का इस्तेमाल करेगा कि अगर परछाई नॉर्थ की साइड आ रही है तो इसका मतलब सूरज, सीधी सीधी बात है कि सूरज साउथ में है। अगर परछाई साउथ की तरफ आ रही है तो सीधी सीधी बात है कि सूरज नॉर्थ में है। ये जब फैक्ट लगा करके, लॉजिक लगा करके आंसर करता है तो हम कौन सी एबिलिटी का अंदाजा लगाते हैं, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। अभी इंडक्टिव रीजनिंग में उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गई होगी। आखिरी 7th क्या है, वर्ड फ्लुएंसी। बहुत सिंपल सा है, इंसान के अंदर बोलने की फ्लुएंसी कितनी है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश की बहुत शानदार नॉलेज होती है, बहुत बढ़िया इंग्लिश जानते हैं, ग्रामर पर बहुत अच्छी कंट्रोल होती है, कमांड होता है, टेंस बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लिटरेचर में कमाल के होते हैं। आप उनसे कोई स्टोरी सुन लो, देखो वो किस तरह स्टोरी सुनाते हैं। कोई चीज लिखने को दे दो, बेहतरीन लिख करके देंगे, लेकिन उनसे 10 मिनट इंग्लिश में बोलने के लिए कह दो, इंग्लिश के जानने वालों से 10 मिनट इंग्लिश में बोलने के लिए कह दो, नहीं बता पाते। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से को देखा है। लेकिन ऐसे ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो इंग्लिश पर कुछ खास कमांड नहीं रखते हैं, ग्रामर के पर कोई खास कमांड नहीं होता है, लेकिन 10 मिनट नहीं 5 घंटा लगातार आप उनसे इंग्लिश में बुलवाइए, वो बोल लेंगे। तो वो लोग जिनके अंदर ये सारी एबिलिटी होती है, बहुत पॉसिबल है कि उनके अंदर वर्ड फ्लुएंसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर के नहीं है, जबकि बहुत पॉसिबल ये भी है कि ये सारी एबिलिटी में कुछ एबिलिटी नहीं है फिर भी वर्ड फ्लुएंसी है। तो हम ये 7 एबिलिटी जज करने के बाद में क्या निकाल लेते हैं, हम ये निकाल लेते हैं कि एक इंसान के अंदर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में कितनी एबिलिटीज हैं। अब आगे देते हैं अगला टॉपिक, आज का हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। क्या है भाई ये है यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस समझते हैं ये क्या कहती है। ये कहती है, अच्छा पहली बात तो ये कि अल्फ्रेड बिनेट, तो आप याद रख सकते हैं कि इंटेलिजेंस की डेफिनेशन भी किसकी याद रखनी है, अल्फ्रेड बिनेट की। तो यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसकी है, अल्फ्रेड बिनेट की है। फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू यूज द टर्म इंटेलिजेंस। एक और चीज याद हो गई हमें, क्या याद हो गया कि इंटेलिजेंस टर्म को यूज करने वाले पहले साइकोलॉजिस्ट कौन बने, अल्फ्रेड बिनेट ही बने। जिसने वर्ड इंटेलिजेंस यूज किया उसी ने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन भी दी। तो इनकी एक और थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, क्या थ्योरी है, ये कहते हैं कि देयर इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ एबिलिटीज, एक इंसान के अंदर एबिलिटीज का पर्टिकुलर सेट मौजूद होता है, लाइक एबिलिटी टू जज, वही वाली बात आ गई, जज, रीजन एंड अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ लेस इंटेलिजेंट एंड मोर इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स। बहुत अच्छी बात कही है। ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लेस इंटेलिजेंट है और कौन मोर इंटेलिजेंट है। इन 3 फैक्टर पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल लेस इंटेलिजेंट है या मोर इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पर एक बहुत बुनियादी बात समझने की जरूरत है। साइकोलॉजी ये बिलीव ही नहीं करता है कि कोई दिमाग से कमजोर है, साइकोलॉजी ऐसा कुछ नहीं मानता। कोई साइकोलॉजिस्ट आप देखेंगे, बहुत रेयर कोई अगर मिल सकता है तो, वैसे मेरी समझ में कोई साइकोलॉजिस्ट ये नहीं कहता है कि ये स्टूडेंट वीक है, ये स्टूडेंट लेस, ये स्टूडेंट पढ़ नहीं सकता है। हाँ, इनमें से हो सकता है कि 2-3 ऐसी इंपॉर्टेंट एबिलिटी जो कि पढ़ने के लिए जरूरी है, वो एबिलिटी उसके अंदर न हो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं है। अब मैथ्स के क्लास में डेली के डेली वो सो रहा है, उसको सीधे सीधे सवाल दिए जा रहे हैं, 2+5 नहीं कर पा रहा है, या तो इससे समझ में आया कि इस बच्चे के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं है। अब अगर इसको एक लॉजिक एक टॉपिक बना लिया जाएगा कि अरे यार मैथ्स नहीं पढ़ता, मार पीट रहे हैं उसको, दिमाग खराब कर रहे हैं अपना भी और उसका भी, तो ये समझ में आया कि ये साइकोलॉजिकल नॉलेज उस इंसान को नहीं है जो जबरदस्ती उसको एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहा है। ठीक है ना, तो उसको हम लेस इंटेलिजेंट कह सकते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में, ये नहीं कह सकते कि इंसान ही लेस इंटेलिजेंट है। ठीक है, अब 2 फैक्टर थ्योरी है। 2 फैक्टर थ्योरी बहुत आसान है। क्या है, पहली बात तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी, आपने 11th क्लास में भी चार्ल्स स्पीयरमैन का नाम पढ़ा है। चार्ल्स स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है। क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं कि साइकोमेट्रिक आर्गुमेंट, एक साइकोमेट्रिक आर्गुमेंट है किस चीज के लिए, इंटेलिजेंस के लिए। इंटेलिजेंस को ये एक जनरल एबिलिटी बताते हैं, ध्यान रखिएगा। इंटेलिजेंस को ये क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस को ये एक जनरल एबिलिटी बताते हैं। ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस हर इंसान में होती है, कॉमन है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कॉमन है, इसीलिए देयरफॉर इंटेलिजेंस इज अ जनरल एबिलिटी, हर इंसान में पाई जाती है, कोई अलग चीज तो है नहीं इंटेलिजेंस। तो ये कहते हैं कि एक साइकोमेट्रिक आर्गुमेंट है। क्या, अब समझते हैं।
ये कहते हैं इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस इज पार्शियली डिटरमिन्ड बाय द जनरल इंटेलिजेंस एंड पार्टली बाय स्पेसिफिक एबिलिटीज। ये कहते हैं कि अगर किसी इंसान की इंटेलिजेंस का पता लगाना है तो दो रास्ते हैं। पहला काम तो ये होता है कि उसकी जनरल इंटेलिजेंस पता लगाओ। जनरल इंटेलिजेंस जैसे कि वर्ड्स, न्यूमरल्स, वर्ड्स की फ्लुएंसी, वोकेबलरी और छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हल्की फुल्की सी रीजनिंग, ये क्या है? जनरल इंटेलिजेंस है। उसकी जनरल इंटेलिजेंस का पता लगाओ किसी भी इंसान का। फिर स्पेसिफिक एबिलिटीज, कुछ फिक्स क्वेश्चंस दे दो जो उसकी फील्ड से जो आम तौर पर पूछे नहीं जाते हैं। अगर वो उनको हल कर ले रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर वो फिक्स्ड स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं और बाकी लोगों में शायद नहीं है। इन्होंने इनकी बात को अच्छी तरह समझा दिया। यानी कि अगर आप पहले अल्फ्रेड बिनेट को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो लेस इंटेलिजेंट और मोर इंटेलिजेंट की बात कर रहे हैं, ये तो वीक और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन चार्ल्स स्पीयरमैन ने इनकी बात को साफ कर दिया कि कहीं भी अल्फ्रेड बिनेट का भी ये मानना नहीं है कि एक स्टूडेंट या कोई एक लर्नर या कोई एक इंसान वीक होता है। हाँ, हो सकता है कि ये उसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस ना हो लेकिन एक स्पेसिफिक एबिलिटी उसके अंदर हो। ऐसा भी हो सकता है कि स्पेसिफिक एबिलिटी ना हो और जनरल इंटेलिजेंस से वो इंसान भरा हुआ हो। तो ये सारी चीजें देखने को समझ में आती हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं। आपके स्कूल में टीचर्स हैं, 5th क्लास तक जो टीचर होती हैं वो सारा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। मैम जो होती हैं नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक इंग्लिश भी पढ़ाएंगी, हिंदी भी पढ़ाएंगी, मैथ्स भी पढ़ाएंगी, साइंस भी पढ़ाएंगी, एसएसटी और संस्कृत, पंजाबी, उर्दू अगर कुछ है तो सब कुछ एक टीचर पढ़ा रही हैं। अब जरा अगर गवर्नमेंट स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल में भी मुझे लगता है यही फॉलो होता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली के अंदर क्या होता है भाई, 6th क्लास में मैथ्स के टीचर अलग, 7th साइंस के अलग, इंग्लिश के अलग, एसएसटी के अलग, हिंदी के अलग, संस्कृत के अलग। ये क्या क्या चीज है? उन टीचर्स के अंदर वो जनरल एबिलिटी तो है ही जो कि एक टीचर बनने के लिए चाहिए, लेकिन इसके अलावा उनके अंदर एक स्पेसिफिक एबिलिटी है जिससे कि वो अपना सब्जेक्ट पढ़ा पा रहे हैं। और कोई एक या दो टीचर पूरे स्कूल में ऐसे होते हैं जिनसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, ये होते हैं कुछ अनोखे लोग। अब ये अनोखापन हो सकता है उसको, वो वॉलीबॉल अच्छा ना खेलता हो, वही टीचर जो सब कुछ पढ़ा ले, जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा ले, वो टीचर वॉलीबॉल ना खेल सकता हो। लेकिन वो टीचर जो सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ाता है और वॉलीबॉल में बहुत बेहतरीन है, क्रिकेट में बहुत अच्छा है, लोगों की मदद बहुत अच्छे से करता है, बच्चों की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करता है, मतलब वो वाली स्पेसिफिक एबिलिटीज उस इंसान के अंदर भी हैं। मतलब इससे ये प्रूव हुआ कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक एबिलिटी मौजूद होती है, बस ढूंढने वाला चाहिए और ढूंढने की जरूरत है। ठीक है, अब आखिरी बात है, अच्छा ये जनरल इंटेलिजेंस को ही जी फैक्टर कहते हैं, याद रखिएगा। कहीं पर भी जी फैक्टर आता है परेशान नहीं हो, इसमें दो ही चीजें हैं। 2 फैक्टर में एक तो जी फैक्टर है, एक एस फैक्टर है। जी फैक्टर क्या है? जनरल इंटेलिजेंस, और कुछ भी नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या स्पेसिफिक एबिलिटीज, यहाँ पर वहां वैसे तो लिखा हुआ है, फिर भी समझ लेना है। जी फॉर जनरल एंड एस फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या है? एबिलिटी है। ये स्पेसिफिक एबिलिटी जो है इसी को हम एस फैक्टर कहते हैं। क्या है? जी फैक्टर कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रॉड मेंटल कैपेसिटी दैट इन्फ्लुएंसेस परफॉर्मेंस ऑन मेंटल एबिलिटीज। वो सारी ब्रॉड कैपेसिटी जो कि हर इंसान के अंदर अमूमन पाई जाती है, यानी नॉर्मली पाई ही जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? जी फैक्टर। अब आखिरी क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एबिलिटी टू एक्सेल इन सर्टेन एरियाज और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। किसी एक सर्टेन एरिया में देखेंगे किसी टीचर को बहुत अच्छा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना आता है, किसी टीचर को बहुत बढ़िया पावर पॉइंट यूज करना आता है, कोई टीचर बहुत अच्छी तरीके से डांटते हैं, कोई टीचर बहुत सड़ी हुई कॉपी चेक करते हैं, कोई टीचर क्लास में आने में एक्सेल होते हैं, मतलब क्लास में ना आने में, छुट्टी करने में एक्सेल होते हैं, कोई टीचर ऐसे होते हैं टाइम पर आने में एक्सपर्ट होते हैं, कोई टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को डांटने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं, हर टीचर की ये एक लिस्ट बहुत लंबी है, ये टीचर्स हर तरह के आपको मिलेंगे। तो हर के अंदर एक एबिलिटी होती है और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मौजूद होती है। मुझे लगता है कि ये सारा डाइजेस्ट करिए पहले आप, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, बल्कि ये क्या, इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स एक लेसन में या एक वीडियो में तो पूरे होने वाले नहीं। इनको धीरे धीरे कवर किया जाएगा और ये उम्मीद रख करके कवर किया जाएगा कि पहले आप इसको डाइजेस्ट कीजिए। जब डाइजेस्ट कर लेंगे तो फिर मजा आएगा और समझ में भी आएगा जब अगला पार्ट देखेंगे। तो कुल मिलाकर के हमने भी 2 जो है वीडियोस अपलोड किए हैं और 2 कंप्लीट कर लिए हैं।
इसके बाद आप इसको पढ़िए, समझिए, और वेरी ओपन माइंडसेट है मेरा खुद का और आप लोगों का भी होना चाहिए कि जो भी चीजें इसमें से समझ में ना आए या ऐसा लगे कि इसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है, आप ओपनली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि चीजों को और बेहतर किया जा सके। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा कि टेलीविजन का यूज किया गया था, मुझे लगा पर्सनली कि ये इफेक्टिव मेथड नहीं है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स उसमें क्लियर नजर नहीं आ रहे थे, तो अब मैंने इसको यूज किया है। चीजों को इम्प्रूव करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम सबको इम्प्रूवमेंट के स्केल को हमेशा रेडी रखना चाहिए ताकि चीजों को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, कुछ समझ में ना आए तो पूछिए, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास मेरा फोन नंबर भी है, चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे फोन नंबर मौजूद है, वहाँ कुछ भी पूछना है ओपनली पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।